गोदियाल जी, एक सरकार का आदेश आया, सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में उनकी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आपका दृष्टिकोण इस फैसले पे क्या है? मेरा ये मानना है कि सरकार सिर्फ इस भावना से काम कर रही है कि उनको राजनीतिक हित कैसे हो। अगर सरकार को ये होता कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता की सेवा कर सकें, उन्हें जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आदेश बिल्कुल नहीं निकालती। आरएसएस अपने को स्वयं को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि पर्दे के पीछे वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी का बेस संगठन है वो। आधार आधार संगठन वही है बीजेपी का। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आरएसएस का काम करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आदेश दिए जाएंगे या छूट दी जाएगी, तो जो अन्य लोग दूसरे लोगों से, दूसरे दलों से सिंपैथी रखते हैं, उनको कैसे रोक पाएंगे। हम भी कहते हैं, हमारा मानना है कि हमारा जो सेवा दल है, वो सेवा दल जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो हमारा एक राजनीतिक सपोर्ट करने वाला संगठन भी है। तो अगर किसी को आरएसएस में भेजने के लिए आदेश होंगे, तो निश्चित रूप में सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि आगे लोग सेवा दल में भी, बैठकों में भी जाना पसंद करें, ये भी हो सकता है। इसलिए चूंकि इन सब बातों से अंततोगत्वा प्रदेश का नुकसान है और प्रदेश के नागरिकों का नुकसान है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का काम छोड़ के और आरएसएस की बैठक में जा रहा है, तो नुकसान तो उस व्यक्ति का है ना जिसका काम अटका हुआ है, या जनता का है, प्रदेश का है। तो इसीलिए ये पहले एक नियम था कि भाई जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनके लिए कोई पार्टी नहीं है, उनके लिए सब बराबर हैं, वो कोई राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। और चूंकि वो पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक का काम उनको करना है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब शायद उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, तो उस कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा। कार्यकर्ता ये समझ बैठे हैं कि इनके नेता लोग इनको ठग रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कि अब कार्यकर्ताओं के स्थान पर क्या करें, तो आरएसएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को भी अपना कार्यकर्ता बनाने की वो मंशा रखते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा आदेश किया होगा। गोदियाल जी, कोई भी संगठन या व्यक्ति एक आइडियोलॉजी पे खड़ा होता है। आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी है, और सरकारी कर्मचारी जो वहाँ जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी आइडियोलॉजी का फर्क वहाँ सरकारी काम में भी दिखेगा? हम निश्चित, मैं वही तो चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, मैं वही चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक चिंता व्यक्त कर रहा हूँ कि जिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया, उनकी उनकी भी आइडियोलॉजी पर प्रश्न है कि वो सरकार से उनको कहना चाहिए था कि मेरे हस्ताक्षर से ये आदेश जारी होगा। कैसे, मतलब ये मैं जीवन भर जिस पद पर मैंने भारत के जो हमारा राज चिन्ह है उसको साक्षी मानकर जीवन भर मैंने सर्विस की है, सेवा की है, और अब मैं इस प्रकार के आदेश जारी कर रहा हूँ कि अधिकारी और कर्मचारी किसी पक्ष के हो जाएं, तो निश्चित रूप में ये चिंता का विषय है जो आप कह रहे हैं कि कल लोग वाइज्ड होंगे। भाई अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक संगठन में बैठकों में जाएगा, तो वहाँ तो वही लेक्चर पिलाए जाते हैं ना कि आपने ये करना है, इसका काम करना है और इसका काम नहीं करना है। तो कैसे वो व्यक्ति तटस्थ होकर और निष्पक्ष भाव से जनता के साथ न्याय कर पाएगा। ये मुझे तो लगता है इसमें कई लोग इसमें कोर्ट जाएंगे कि क्या ये जायज़ है कि नहीं है। लेकिन जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से निकला है, मुझे लगता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और भारत के संविधान के मूल भावना को आदमी न समझे। आदमी ये कह सकता है कि अगर मुख्यमंत्री का दबाव हो, ये कह सकता है कि कृपया इस पर नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए विधानसभा में, क्योंकि ये विधानसभा में बहस होने लायक मामला है, तो ये विधानसभा में आना चाहिए और उसके बाद विधानसभा में बहुमत से उत्तराखंड के लिए कानून बन जाए, तो चर्चा के बाद उस पर बात होगी। लेकिन ये ठीक नहीं है कि कार्यकारी आदेश जारी करके ये छूट दी जाए कि कोई आरएसएस की शाखाओं में, अब आज आरएसएस की शाखाओं के लिए आप छूट देंगे, आने वाले समय में सरकारें किसी अन्य बात के लिए छूट दे देगी, तो अंततः तो प्रदेश का नुकसान है, देश का नुकसान है। गोदियाल जी, एक इशू राज्य से जुड़ा हुआ और है। 9 महीने हो गए हैं, ड्यू हैं या निकाय चुनाव, 9 महीने से प्रशासक बैठे हैं, फिर एक बार कार्यकाल बढ़ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार समय देख रही है कि उनके अनुकूल समय कब आता है। सरकार को ये नहीं पता कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय प्रतिकूल होता जा रहा है। जितना अनुकूल कल था उतना आज नहीं है, जितना आज अनुकूल है उतना कल नहीं रहेगा। पर सरकार को ये मनसा है, कहते हैं आस पे दुनिया टिकी है, तो ये सरकार भी आस पर टिकी है कि आने वाले समय में समय उनके अनुकूल होगा और तभी चुनाव कराएंगे। चुनाव समय पर होने चाहिए। किसी भी सरकार की ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए
कि जो उनके कार्यकाल में जो निकायों के, पंचायतों के या कोई बाय इलेक्शन जो होते हैं वो समय पर हो जाएं। इस किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उनका फ़र्ज़ भी है ये, उन्हें अपने इस फ़र्ज़ को समय पर पूरा करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की सरकार किसी भी अपने फ़र्ज़ को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं रही। केदारनाथ का बाई इलेक्शन भी होना ही है देर सवेर। एक बार तो उन्होंने आगे धकेल दिया। जब देखिए मेरा सवाल अभी आया नहीं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि केदारनाथ उपचुनाव में अगर पार्टी आपको कहेगी तो आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने सिरे से पहले ही दिन इसको खारिज कर दिया। जब ये कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने उसको पहले दिन ही सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम विधायक बन के ही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तब ज़्यादा जनता के सवालों को उठा पा रहा हूँ। तो सदन में जाके भी वही होना है और सदन के बाहर उससे ज़्यादा मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ से मेरा हक है, मैं श्रीनगर विधानसभा से अपना हक समझता हूँ। जब भी इलेक्शन होगा मैं श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ तक केदारनाथ की बात है, वहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हैं, वो लोग, वहाँ उनका हक है और वो वहाँ की बातों को गणेश गोदियाल से ज़्यादा जानते हैं। वहाँ के हमदर्द गणेश गोदियाल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों का समर्थन करें जो मेरे से ज़्यादा हमदर्दी उस क्षेत्र के लिए रखते हैं। तो हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दूसरा, सरकार ने केदारनाथ की सीट खाली होने के बाद पहला आम चुनाव हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो अमूमन तो चुनाव आयोग करता ये था कि जो पहला आम चुनाव होता था उसी के साथ चुनाव करा लेते थे, लेकिन टाल दिया गया क्योंकि जिस भावना से पंचायतों के और ये माफ़ी चाहूँगा निकायों के इलेक्शन टाले जा रहे हैं कि भाई समय अभी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसी अनुसार केदारनाथ को भी देखा जा रहा है कि समय प्रतिकूल है। खास करके बद्रीनाथ के रिजल्ट को देखते हुए समय प्रतिकूल महसूस कर रहे हैं, इसलिए टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना टालेंगे समय और प्रतिकूल होता जाएगा वहाँ भी। कानून व्यवस्था की बात करें, बीजेपी के सांसद भी इसको उठा चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कई मामले हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है? ये नहीं, बिल्कुल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं नहीं कहा आप ये मानिए कैसा दुर्योग है कि राष्ट्रपति जी आते हैं और उसी दिन एक ज्वेलरी की दुकान में डाका पड़ जाता है और उपराष्ट्रपति आते हैं तो उस दिन भी डाका पड़ जाता है। ये क्या है? ये दुर्योग है और सरकार इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरी बात है, आप ये देखिए ना ऋषिकेश में क्या हुआ। ऋषिकेश में एक पत्रकार शराब माफियाओं के प्रति मतलब जुनून भरे अंदाज में पत्रकारिता में के माध्यम से मतलब उनको उजागर करता रहा। अब करता रहा उसकी पिटाई हो गई। कितना दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल को तक जो है प्रेशर में लिया जा रहा है कि इसको एडमिट मत करिए। वो एडमिट हो गए थे। एडमिट होने के बाद आनंद फानंद में उनको मतलब डिस्चार्ज किया गया। पैर टूटा हुआ है, खोपड़ी टूटी हुई है, जबड़ा टूटा हुआ है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि 7 दिन बाद आना ऑपरेशन के लिए। ये क्या बात हुई भाई, 7 दिन बाद ऑपरेशन के लिए आना? तो सरकार बहुत हल्के लेवल पर इस प्रकार के काम कर रही है। माफियाओं का साथ दे रहे हैं, मतलब एक यहाँ के नागरिक का साथ नहीं दे रहे हैं, एक पत्रकार का साथ नहीं दे रहे हैं। पत्रकार भी अलग चीज़ है, पत्रकार प्रोफेशन हो सकता है उनका, लेकिन वो नागरिक तो हैं यहाँ के। तो एक नागरिक के नाते ये जायज़ है कि सरकार उसका साथ दे, लेकिन उन माफियाओं का साथ दे रही है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति, बलात्कारों की अगर हम बात करें, देखिए मैं किसी भी सरकार को इस रूप में दोषी नहीं मानता कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई अधिकारी बलात्कार के लिए सीधे तौर पर जवाब दे। ये एक सामाजिक बुराई है। बलात्कार एक सामाजिक बुराई है और इसको ख़त्म करने के लिए, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए सभी समाज के सभी अंगों का इसमें सहयोग आवश्यक है। ये बात सच है। लेकिन ये उत्तराखंड में ही देखा जाता है, अति तब हो जाती है और मुख्यमंत्री को तब घेरा जाता है कि जब मुख्यमंत्री और सरकार अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब कल परसों इतनी जद्दोजहद के बाद तब जाके इन्होंने जो सल्ट में उनका एक पदाधिकारी एक बच्चे के यौन अपराध में वांछित था, पकड़ा गया था। बहुत जद्दोजहद के बाद और तमाम प्रेशर के बाद उस पर जो एक्ट होता है पॉक्सो, या क्या बोलते हैं उसको, पॉक्सो, वो एक्ट लगाया। इतने प्रेशर के बाद पहले क्यों नहीं लगा? जब ये तय हो गया, जब ये बात सामने आ गई थी, लेकिन दबाव में लगाया। तो ये जो भावना है अपने लोगों को बचाने की, अपराध करके अपने लोगों के बचाने की, ये भावना का हम
प्रतिरोध करते हैं। बाकी सीधे तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता कि ये क्यों हुआ। ये सामाजिक बुराई है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम सब जवाबदार हैं। हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांक कर ये जो बुराई है, इस बुराई को खत्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए। लेकिन अपराधी को बचाने का काम करते हैं, ये असह्य है। ये भावना असह्य है। आज भी आप एक बात बताइए, अंकिता भंडारी के माता ने साफ कहा है एक आदमी का नाम लेकर कि हमें उस पर शक है। नॉर्मल तौर पर सरकारों को या पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि तथाकथित उस व्यक्ति के जो संपर्क के सूत्र हैं उनको खंगालना चाहिए कि क्या उस दौरान उस अपराधी से जो बंद है उससे उनके फ़ोन में बात हुई थी क्या, उनकी लोकेशन उस दौरान की वहाँ की कहीं की है क्या, उससे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद या पहले उससे बातचीत कितने बार हुई, कैसे हुई, इस पर खंगालना चाहिए ना। वो अंकिता भंडारी की माँ को कह रहे हैं कि तुम सबूत लाओ। अब अगर वो बेचारी इतनी सक्षम होती कि वो सबूत ला पाती तो वो इस पुलिस का इंतजार और इस सरकार का इंतजार करती। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब भी सरकार बदलेगी, अंकिता भंडारी की माँ के उस बात के एंगल पर निश्चित रूप में जांच की जाएगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये ठीक है, पता नहीं कुदरत ने भी क्यों उन्हें समय दे रखा है कि वो आज फल फूल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, लेकिन समय आएगा कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जब तक अंकिता भंडारी के उन लोगों को जिनका इस कांड में हाथ है, ये तो इंस्ट्रूमेंट हैं जो बंद हैं, ये तो उस काम को अंजाम देने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन जिनके लिए वो काम किया गया, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक हमारी भी आत्मा को चैन नहीं है। सर, ये जो कानून व्यवस्था की बात आती है तो जो पहाड़ों में देखा गया है बीते दिनों में कि दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं और उसको लेकर शांति व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। अब चाहे यौन उत्पीड़न हो या दूसरे मामले हों, उसको लेकर मेरा ये कहना है कि कानून सबके लिए है। अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर गणेश गोदियाल का कोई भाई बंद रिश्तेदार अगर कोई अपराध कर देता है या गणेश गोदियाल अपराध कर देता है तो गणेश गोदियाल के पूरे समाज को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसीलिए अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाए, उसके साथ अपराधी की दृष्टि से कानून में निहित प्रावधानों का प्रयोग करके दंडित किया जाए, ठीक है। लेकिन समाज में दुराव फैलाकर, समाज में जो है घपलेबाजी करके, दंगा फसाद करके, ये सब का बुरा है। इसलिए सभी का बुरा ना हो, जिसने अपराध किया उसको दंड मिले, मैं ऐसा मानता हूँ। रोक दिया।